ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात गहलोत सरकार पर गजेंद्र शेखावत के प्रहार की। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी के बहाने गहलोत सरकार को घेरा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से पूछा कि आखिर ईडी राहुल गांधी को बुला रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यही नहीं, ईआरसीपी को लेकर भी शेखावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। देखते हैं, मुझे लगता है कि राजकुमार को जब ईडी ने बुलाया तब जाकर के इनके पेट में दर्द भी हुआ और कष्ट भी हुआ है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। यदि वो दूध के दूल्हे हैं तो न्यायपालिका पर, हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए उनको उसके काम में सहयोग करना चाहिए था। जब जो है हमारी संविधान ने, हमारे कानून में जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई है, और यदि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं केवल राहुल गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहूँगा, यदि कोई भी व्यक्ति यदि दोषी है तो उस दोषी के खिलाफ में न्याय की जो है विधि के अनुसार उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो किसी भी तरह की जांच को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना मैं उसको उचित नहीं मानता। कम से कम अशोक गहलोत साहब की सरकार और अशोक गहलोत साहब तो व्यक्तिगत रूप से ये लांछन लगाने से पहले कि जो है केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। मैं राजस्थान में ऐसे बहुत सारे केसेस आपको बता सकता हूँ जहाँ पॉलिटिकल जो है एफिनिटीज़ के कारण से कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है, उनके साथ में दुराचार हो रहा है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। 1962 में भारत में स्थापित परंपरा है और 4 बार प्लानिंग कमीशन ने उसको रिव्यू भी किया और चारों बार ये पाया है कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर है कि 4 साल में से कम 3 साल पानी आए तभी ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार ने 50% डिपेंडेबिलिटी पर न केवल प्रोजेक्ट बनाया, अपितु उस प्रोजेक्ट पर को बनाने की जिद को लेकर के और उसे एक राजनीति का विषय बना करके 13 जिलों के करोड़ों लोगों को पीने के पानी से और जो है वंचित करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। गहलोत साहब के पुत्र अगर मुझसे चुनाव हार गए तो उसमें मुझे लगता है कि उन 13 जिलों की जनता का कोई जोर दोष। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है, इन तस्वीरों को देखिएगा तो आप भी समझ जाइएगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए जरा। बांसवाड़ा का जिला अस्पताल है, लेकिन यहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हाल यह है कि यहां मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं है। तभी तो इस युवक इस कदर उठा अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं इलाज के लिए। उस युवक के लिए जिसने जहर पी लिया था, जिसका इलाज फौरन होना चाहिए। यह हाल तब है जब इस जिले से प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं और जब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पताल से सवाल पूछा गया तो जवाब वही रटा रटाया। हमें तो स्ट्रेचर नहीं मिलने की जानकारी ही नहीं थी। ऐसा हुआ है तो मामले की जांच करा लेते हैं। दरअसल बीती रात धटवाड़ा थाना सदर निवासी एक शख्स ने जहर पी लिया। परिवार उसे गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के मेन पोर्च से इमरजेंसी तक पहुंचने के लिए स्ट्रेचर की जरूरत थी, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो परिवार के 3 लोगों ने युवक को उठाकर इमरजेंसी तक पहुंचाया। लोग जो है ना आते हैं और वो कर्मचारी मिलते नहीं समय। हाँ सर, वो उसको दिखवा रहा हूँ मैं, जल्दी पता करेंगे कौन था ड्यूटी पर, उसने क्यों नहीं किया ऐसा। और अब बात झुंझुनू की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त। जी हां, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये तस्वीरें उनकी बानगी है। बारिसपुरा रोड स्थित इस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है। कहा जा रहा है कि गाड़ी पर सवार होकर 4 से 5 की संख्या में बदमाश यहां पहुंचे, फिर रेस्टोरेंट मालिक से अनिल नामक युवक के बारे में पूछा और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बदमाशों ने रेस्टोरेंट के काउंटर और दरवाजे के शीशे भी तोड़ दिए। जाते जाते बदमाश गले में रखी नकदी भी अपने साथ ले गए। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है।
गाड़ी नंबर 9795 आदि 18 से दी ब्रेजा गाड़ी, उसमें से उतरे और हमें मैसेज मिल रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 मिनट में हमारे यहाँ पे तोड़ फोड़ की और निकल गई। उनके CCTV फुटेज वगैरह हम अभी निकलवा रहे हैं और जो भी कार्रवाई आगे की भी हम पुलिस से वो कार्रवाई। और अब जयपुर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। तो अब जरा इस तस्वीर को देखिए। लाठी डंडों से लैस, मुंह पर मास्क, बदमाशों की पूरी टोली जुटी है तोड़फोड़ में। रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है तोड़ते जा रहे हैं, फोड़ते जा रहे हैं। ना पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का, बस तोड़फोड़ पर उतारू हैं। इनकी पूरी करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। दरअसल जयपुर के इस होटल में स्विमिंग पूल में नहाने के बाद वाद विवाद हो गया बिल में छूट देने को लेकर, जिसके बाद इन युवकों ने होटल में हमला बोल दिया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर अब इनकी तलाश कर रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर से है, जहां पर हथियारों की खेप बरामद हुई है। बाड़मेर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 पिस्टल, 4 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। SP दीपक भार्गव के निर्देशन में सिडवा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो यह बड़ी खबर बाड़मेर से, जहां पर 3 पिस्टल, 4 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। SP दीपक भार्गव के निर्देशन में सिडवा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने आज अपने कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान ओम बिरला ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान करने के आश्वासन भी उन्हें दिए। इसके बाद वह बूंदी के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बूंदी की प्राचीन बावड़ियां पूरे देश में एक अलग स्थान रखती हैं, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है। बात बाड़मेर की। बाड़मेर में बुधवार का दिन अपने जांबाज को अंतिम विदाई के नाम रहा। जिस युवा की इस 8 जुलाई को बारात निकलने वाली थी, उसके अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा। बाड़मेर के नीमाराम मेघवाल जैसलमेर बटालियन के होमगार्ड जवान थे और 3 दिन पहले करौली में खनन माफिया से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। जांबाज के अंतिम संस्कार से पहले बाड़मेर पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड कमांडेंट टुकड़ी की 2वीं बटालियन जैसलमेर द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर जांबाज को सम्मान दिया गया। 4 भाइयों में सबसे छोटे नेमाराम की शादी 8 जुलाई को हुई थी। नेमाराम जी बॉर्डर होमगार्ड का जवान है, खनी विभाग में तैनात था। वहाँ अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया है। कृपया इनको पूर्ण दर्जा दिया जाए नियमानुसार। सभी विभाग व राज्य सरकार को निवेदन है मेरा कि इनके 4 भाई हैं, तो चेहरा में एक छोटा ये था, इसको ये शांत हो गया है, शहीद हो गया है। नेमाराम जी सरल स्वभाव के बहुत ही सादगी भरे व्यक्ति थे। गिराब में इनका सभी से मेल जोल एक भाई की तरह रहा। ये 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, 2 बहनें और 4 भाई। जी सरकार और शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को बिल्कुल, इस व्यक्ति को जो जिन्होंने शहादत दी है नेमाराम ने,
उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो शहीद परिवारों और शहीद के लिए जिस पर गांव का नामकरण हो या उनके नाम से और भी चिरस्थायी रखने के लिए जो होना चाहिए वो कार्यक्रम करना चाहिए। ये एक सीमा क्षेत्र है और सभी लोग कठिन परिस्थितियों में ही जीवन यापन करते हैं। नेमाराम 4 भाइयों के मध्य का इस प्रकार का एक भाई जो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बलिदान हो गए। फोर्स के अंदर जो लोग शहीद होते हैं उन शहीदों के अंतिम संस्कार के दौरान और उनको जिन ताबूतों में लाया जाता है, आर्मी है, मिलिट्री है, बीएसएफ है, नेवी है, उन सबको एक बहुत ही वेल अप टू डेट ताबूत में लाया जाता है। आज बड़ी दुखद घटना का दिन है, उगा है परिवार के लिए और हम सभी होमगार्ड्स के लिए और अपने राज्य सरकार के जो भी है नागरिक है राज्य के। लेकिन ये एक हमारे गिराब कंपनी का बॉर्डर होमगार्ड का जवान है था जो कि खनिज ड्यूटी में भरतपुर के माध्यम से हिंडौन लगे हुए थे। बॉर्डर होमगार्ड के जवान नेमाराम ने जिस प्रकार से अपने कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हुए और अपना बलिदान दिया है, उसके लिए ये पूरा 77 बॉर्डर होमगार्ड और सभी इसके लिए इसका सम्मान करते हैं। गर्व की बात है। और अब बात चूरू की, जहां बारिश आफत बनकर बरसी है। हाल यह है कि शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जहां देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जोहरी सागर, चांदनी चौक, चैजारा मोहल्ला, झारिया मौरी इलाके में लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि जल निकासी को लेकर प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही। बागला स्कूल ग्राउंड, बालिका महाविद्यालय और कोई प्रशासन ने कोई भी अभी तक कोई भी नहीं किए। घरों में पानी घुस रहा है, जो मिट्टी के कट्टे डालते हैं अभी तक वो नहीं डाले हैं। पूरे रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं, कॉलोनी से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ रेलवे फाइटिंग क्रॉसिंग पे भी 2-2 फुट पानी आ रखा है। कोई भी मतलब मार्केट में जाते हैं तो कोई भी रास्ता सारा जाम हो रखा है। कोई भी रास्ता जाने के लिए यहाँ नहीं है। किसी को कहाँ जाना है, अपने गंतव्य तक जाने के लिए चूरू के पूरे रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं। इतनी हालत खराब हो रखी है। और अब बात सुजानगढ़ की। यहां भी हाल कुछ जुदा नहीं है। गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड के साथ ही मुख्य बाजारों में बरसाती पानी का ठहराव हो जाने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांधी चौक और लाडनू बस स्टैंड पर कई दुकानदारों के व्यापारिक प्रतिष्ठान जल भराव के कारण नहीं खुल पाए। दूसरी ओर नगर परिषद के आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण पानी निकासी में देरी हुई है। बाकी सभी जगहों पर पंपसेट के जरिए पानी निकासी की जा रही है। चलिए सीधे आपको बीकानेर लिए चलते हैं, जहां न्यूज 18 राजस्थान की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, मरु सम्मान 2022। शोभा देती है और विद्या के बिना व्यक्ति बन नहीं सकता। यदि वो अच्छी तालीम हासिल करेगा तो वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक, अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। बिना तालीम के नहीं बन सकता। तो शिक्षा के बारे में तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। वैसे बहुत बोल सकता हूं मैं, मेरा विषय है। शिक्षा बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के साथ संस्कारों का डालना बहुत जरूरी है। मुझे याद है मेरे पिताजी कहते थे, बेटा 4 चीजों का सच्चा होना चाहिए। हाथ का सच्चा, जबान का सच्चा, नजर का सच्चा और ब्रह्मचर्य का पालन। इन 4 चीजों पे व्यक्ति को जोर देना चाहिए। उसके बाद वो कहते थे सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। तो ये बचपन की बातें आज भी हमको याद है। अभी कुछ पहले चर्चा में लोग कह रहे थे
पहाड़े घूमते घूमते रोज मॉर्निंग वॉक करने ले जाते थे हमारे पिताजी, और पहाड़े सिखा देते थे। एका बिलबिलिया चौका तिया तिया लंका, पाण पाण पच्ची, छाण छाण छत्तीस, अभी भी याद है हमको। पहली दूसरी तीसरी की पढ़ाई अभी भी याद है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार डालना। आजकल की पढ़ाई क्या हो गई है? 1 डे सीरीज, 1 वीक सीरीज, 1 मंथ सीरीज, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कोचिंग क्लासेस की सीरीज। तो ये जो पढ़ाई है इसमें फंडामेंटल क्लियर नहीं होते। हमारे एक गुरु जी थे अगरिया महाराजा, वो हमको सिखा देते कि थोड़े की दी हुई और ज्यादा की पूछे तो मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और ज्यादा की दे थोड़े की पूछे तो भाग देना है। आज भी क्लियर है कंसेप्ट, यानी फंडामेंटल्स जब तक क्लियर है व्यक्ति का तो उसकी पढ़ाई। और मुझे याद है कि जब मैं 10वीं का इम्तिहान मैंने दिया तो मेरे 98% मार्क्स आए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बदमाश एक साथ एटीएम में घुसते हैं, एटीएम में ही बनाते हैं लोगों को शिकार। ट्रांजैक्शन पूरा होने पर बातों में फंसा लेते हैं, पलक झपकते ही IMT बटन दबा देते हैं। स्क्रीन पर रकम एंटर करने का ऑप्शन नजर आने लगता है, फिर मदद के नाम पर कर देते हैं ठगी। ये हाईवे के आसपास में जो भी ATM मशीन्स होती थी उनको ये टारगेट करते थे। पहले किसी वाहन के द्वारा ये वहाँ पर रैकी करते थे कि यहाँ पर कितनी ATM मशीनें हैं, फिर उस ATM मशीन के बाहर खड़े हो जाते थे। ऐसे किसी कस्टमर का वेट करते थे जो उनको दिखने में बुजुर्ग लगता था, या ऐसा कोई कस्टमर लगता था जिसको ATM हैंडलिंग करने में कोई ना कोई परेशानी रहती थी। जब कोई भी विक्टिम आके ATM मशीन को यूज़ करता था, अपना ATM कार्ड स्वैप करता था, तो ये किसी न किसी बहाने से ATM मशीन के अंदर घुस जाते थे। और इनका जो तरीक़ाए वारदात है, ये ऐसी ATM मशीन जो IMT इनेबल्ड है उनको टारगेट कर रहे थे। विक्टिम के अंदर जाने के बाद में ये IMT बटन को प्रेस कर देते थे, जिससे कि उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता था और ATM की स्क्रीन पर अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता था। क्योंकि विक्टिम को पहले से ही जानकारी कम होती थी, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता था कि अब मैं कैसे करूं। तो पहले एक व्यक्ति इनमें से अंदर जाता था, फिर दूसरा अंदर जाता था, फिर तीसरा अंदर जाता था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश बारिश से होने वाली संभावित जनहानि को रोकने के लिए इन दिनों SDRF के कमांडेंट पंकज चौधरी प्रदेश दौरे पर हैं। अजमेर पहुंचे कमांडेंट पंकज चौधरी ने आना सागर झील पर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में बारिश के दौरान फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का तरीका बताया गया। कुछ चोटें लगी हुई है बाढ़ के अंदर। वो अभी मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस मानसून सत्र प्रारंभ होते ही LTRF राजस्थान की 47 टीमें जो है 24 जिलों में अपनी रवानगी कर रही हैं 25 जून को। उसी क्रम में अजमेर का ये डेमो था। इस डेमो में दिखाया गया कि किसी भी वाटर बॉडी पे अगर कोई टापू है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि कंट्रोल को सूचना मिलती है, राजस्थान स्टेट कंट्रोल को संबंधित जिले के SP या DM या अन्य अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ पे स्थिति पैनिक है और LTRF की ज़रूरत है, उनकी जब मांग आती है उस मांग के आधार पर हमारा कंट्रोल रूम सक्रिय होता है। उसके बाद जो दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं। बीकानेर में बारिश के बाद फैली अव्यवस्था। बारिश के बाद खाजूवाला में अव्यवस्था फैल गई है। समय पर सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं जिसकी वजह से पानी सड़कों पर फैला है।
खुली नालियों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। खुले नाले में 2 मोटरसाइकिल भी गिर गई। बारिश के बाद प्रशासन की पोल पूरी तरीके से खुल गई। सफाई व्यवस्था नहीं होने से लोगों में आक्रोश भी है। जैसलमेर में अवैध खनन की खबर सामने आई। पीले पत्थर का अवैध खनन जारी है। जैसलमेर के बेशकीमती पीले पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। मूलसागर सरपंच लिखी गाड़ियां मौके पर पहुंचे। मूलसागर में है बेशकीमती पीला पत्थर। मूलसागर गांव में दिन में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। बरसाती पानी के नाले को खोद रहे खनन माफिया। झील में युवक का शव मिला है। जयपुर के तालकटोरा में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गोताखोरों ने तालकटोरा झील से शव निकाला। जेब में आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मिले हैं, जिसकी वजह से शिनाख्त हो पाई है। व्यास कॉलोनी निवासी बताया जा रहा है मृतक। मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर में बीती रात 3 साल का बच्चा छत से नीचे गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए उसके मामा ने भी छत से छलांग लगा दी, जिसमें मामा और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मामा को मृत घोषित कर दिया। मृतक की उम्र 30 वर्ष है। वहीं बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस आरबीएम अस्पताल पहुंची। फिलहाल इस घटना में घायल बच्चे का एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। मामा भांजे ऊपर मकान के ऊपर थे, तो भांजा नीचे गिर गया था। तो बचाने के प्रयास में मामा भी उसके साथ गिर गया है। भांजा राष्ट्रोमा में इलाज के भर्ती है। तो मामा की सुनने में आ रहा है उसकी मृत्यु हो गई है। जो आरबीएम हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी रखी है, इलाज जारी है। हादसा हो गया ये इसी कारण। दौसा में बीती रात एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बीती रात करीब 2 बजे शहर के जय सियाराम कॉलोनी में स्थित दुकान में आग की लपटें दिखाई दी। सूचना के बाद कुल 4 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरे साथ ये हुआ कि मैं 11 बजे तो दुकान बढ़ा के अंदर गया था और 11:30 बजे तो मैं खाना पी के सोया था, खाना खाकर। और उसके बाद में मैं चलिए जाके सो गया। तो उसके बाद में 1:30-2 बजे से उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट हुआ था इसके अंदर। तो पीछे से किसी लड़के ने आके वो जो से गेट बजाया था, तो उसने जगाया था मुझे। तो उस टाइम पे हमने देखी थी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई थी। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर रुपयों की डिमांड करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस बारे में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ितों का आरोप है कि एनसीबी की टीम ने उन्हें बिना वजह पकड़ लिया और छोड़ने के बदले रुपयों की डिमांड की। पीड़ित सुमेर टांक नाम के युवक के परिजनों ने इसकी शिकायत जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में की है। हमारे को ये इत्तला मिली थी कि एनसीबी के नाम पर कुछ व्यक्ति हमारे से पैसे एंट्री हैं और हमारे आदमी को डिटेन कर रखा है। तो वो हमारी परिवादी थाने के ऊपर आया। थाने से वहाँ गए। जाने के बाद में उस परिवादी के साथ जिसको डिटेन किया हुआ था उनको लेकर आए। जहाँ जो व्यक्ति थे वो उनसे पूछताछ की गई, तो दोनों व्यक्ति एनसीबी के। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के हाथ अब खाली हैं। शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से बाहर करने के बाद 5 जिलों में बीजेपी का अब कोई विधायक नहीं बचा है। अब बीजेपी पूरब में नए नेताओं की खोज में लगी है, ताकि 2023 के रण में अपना दम दिखा सके। पूर्वी राजस्थान में अब कमल और ज्यादा मुरझा गया है।
धौलपुर जिले से पार्टी की जो एकमात्र विधायक थी, उन शोभा रानी कुशवाहा को राज्यसभा के रण में क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये संदेश भी दे दिया है कि बीजेपी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सिद्धांतों से समझौता करने वालों को बीजेपी नहीं बख्शती। वो जिधर जाना चाहे जाए, हमने तो हमारी तरफ से हम अपनी पार्टी में डिसिप्लिन को तोड़ना कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का एक्शन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार का कठोर एक्शन करना चाहिए। उसके कारण से जनता आपको पसंद करती है, आपसे घृणा नहीं करेगी। पूरब के 5 जिलों से बीजेपी का भले ही अब एक भी विधायक न हो, लेकिन बीजेपी को पक्का यकीन है कि 2023 में प्रदेश के साथ साथ पूरब में भी कमल की दमदार वापसी होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो पार्टी को समंदर बता दिया जो किसी के आने और जाने से कभी नहीं सूख सकता। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है। पार्टी सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से और वैचारिक रूप से इतनी बड़ी है कि इसमें इतना बड़ा समुद्र है कि लोग आते और चले जाते हैं। और शोभा रानी जी भी कोई सक्रिय नहीं थी वहाँ। अब शोभा रानी जी अब 4 साल से विधायक हैं, वो तो घर से निकली नहीं। अब वो रहे पार्टी में या नहीं रहे पार्टी में, मुझे तो नहीं लग रहा कि पार्टी के सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए पूर्वी राजस्थान की डगर इतनी आसान भी नहीं। ये इलाका गहलोत सरकार का गढ़ है, जहां से आधा दर्जन मंत्री हैं। निगमों और बोर्डों की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। जाहिर है 2023 में बीजेपी का सूरज पूरब से उदय नहीं हुआ तो फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। पूर्वी राजस्थान बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी रहा है। कांग्रेस और बसपा की मौजूदगी के बीच बीजेपी अपनी मजबूती के मौके तलाश ही रही थी कि शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोट कर दिया और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब फिर से बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए नए सिरे से समीक्षा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। उससे कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई